वापस से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वाले वीडियो में हम लेकर के उपस्थित हैं आप सभी के समक्ष। हम बताएंगे आज की इस वाले वीडियो में आप लोगों को कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में विज्ञान विषय में आपको पता होना चाहिए कि आपको अंतर तथा चित्र पूछा जाता है। तो वह कौन कौन से अंतर हैं तथा वह कौन कौन से चित्र हैं जो प्रतिवर्ष आपका एग्जाम में पूछा जाता है, और हम उन सारे अंतर तथा चित्रों को बताने वाले हैं जिसमें से आपका एक भी बाहर चित्र नहीं आएगा, एक भी बाहर से अंतर नहीं आएगा। जितना हम बताएंगे 100% यही से आपका पूछेगा। क्यों ऐसा हम कर रहे हैं? तो हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका देखिए साइंस 3 खंडों में विभक्त है। कौन कौन सा? तो एक है फिजिक्स, एक है केमिस्ट्री और एक है बायो। ठीक है, तो आज के इस वाले वीडियो में हम आपका फिजिक्स में 5 अंतर देखेंगे, ठीक, फिर केमिस्ट्री में 8 अंतर देखेंगे तथा बायो में 6 अंतर देखेंगे। अर्थात आपसे कुल हम आपको 19 अंतर बताने वाले हैं तथा 5 चित्र बताने वाले हैं। मुख्यतः चित्र यह जो है यह बायोलॉजी से ही पूछे जाते हैं। तो 5 चित्र तथा 19 अंतर, इससे बाहर आपका एक भी नहीं आएगा। बिहार बोर्ड आज तक जितना भी चित्र अंतर पूछा है उसी में से एक न इसी में से एक ना एक ठे आपको 100% गारंटी के साथ लड़ने वाला है। तो यह जो कि आप थंबनेल पर ही देख चुके हैं कि यह जो है यह हमारा आज का इस वीडियो का पार्ट 1 है। अर्थात आज के इस वाले वीडियो में हम केवल फिजिक्स के 5 अंतर को देखने वाले हैं। बाकी अन्य वीडियोस में हम केमिस्ट्री तथा बायोलॉजी के अंतर अथवा चित्र को देखने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन दोस्तों को शेयर जरूर करें। तथा बिहार बोर्ड से रिलेटेड सारी जानकारी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड से जुड़े सारे अपडेट सारी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त होता है। तो चलिए बिना समय का फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका जो पहला मुख्य अंतर जो पूछा जाता है वह है वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। यह अंतर आपको एग्जाम में प्रतिवर्ष लगभग पूछा जाता है। ठीक है, और हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि कौन सा अंतर कितना नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले हम इस अंतर को जान लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है कि यह वास्तविक कटान से बना होता है। वास्तविक प्रतिबिंब है, यह वास्तविक ही कटान से बना रहेगा। इसके नाम में ही है, आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि जो प्रतिबिंब वास्तविक हो वह वास्तविक कटान से बनता है तथा जो प्रतिबिंब काल्पनिक हो वह काल्पनिक कटान से बना रहता है। कहीं कहीं काल्पनिक की जगह पर आभासी प्रतिबिंब भी दे देगा, तो उससे आप गड़बड़ाइएगा नहीं। काल्पनिक को ही आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। तो पहला तो टॉपिक यह था कि यह वास्तविक कटान से बनता है, यह काल्पनिक कटान से बनता है। ठीक है, फिर दूसरा है कि यह हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक हमेशा उल्टा बनता है तथा यह हमें काल्पनिक हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, फिर तीसरा है कि इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। किसे पर्दे पर उतारा जा सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। क्योंकि देखिए इसके नाम से ही पता चला है कि इसकी केवल कल्पना की जा सकती है, अर्थात इसे हम पर्दे पे नहीं उतार सकते, और वास्तविक में जो होगा उससे हम पर्दे पे उतार सकते हैं। ठीक है, फिर आपका चौथा जो अंतर है कि यह दर्पण के सामने बनता है तथा यह दर्पण के पीछे बनता है। मतलब जो वास्तव में रहेगा वह हमेशा सामने रहेगा, किसी से भी डरेगा नहीं, परंतु जो काल्पनिक रहेगा वह दर्पण के पीछे रहता है। मतलब डर के छुप के पीछे छुपल रहेगा, दर्पण के पीछे छुपा रहेगा, क्योंकि यह काल्पनिक है, यह वास्तव में नहीं है। तो अब चूंकि ना यह जो अंतर है आपका वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब का, यह आपके एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। 2 नंबर का पूछा जाएगा तो उसमें
यदि आप 4 गो टॉपिक लिख देंगे तो आपको पूरा 2/2 नंबर मिलेगा। आप 3 भी लिखते हैं फिर भी आपको 2/2 नंबर मिलेगा, क्योंकि लघुत्तरीय प्रश्न में यदि आप 4 अंतर लिख देंगे तो वह बहुत बड़ी बात होती है और एग्जामिनर आपका कॉपी को काट नहीं सकता है। ठीक है, चलते हैं फिर हम आगे। फिर आपका जो अगला अंतर है पूछा जाता वह उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर। यह अंतर आपका एग्जाम में कितने नंबर का पूछा जाता है, तो यह अंतर आपके एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। तथा इसके अलावा उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस, यह अंतर भी आपको 5 ही नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है। और बहुत बच्चे कंफ्यूज होकर उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के अंतर में ही उत्तल लेंस और अवतल लेंस का अंतर घुसा देते हैं। तो वैसा गलती आपको नहीं करना है। आपको आराम आराम से जो पूछा जाएगा, यदि आपसे दर्पण पूछा जाता है तो आप दर्पण का ही उत्तर दीजिएगा, जहाँ लेंस पूछा जाता है वहाँ लेंस का अंतर बताइएगा। तो पहला सेक्शन में है अवतल दर्पण, दूसरा में है उत्तल दर्पण। तो चलिए पहला को जान लेते हैं। पहला नंबर है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, और वैसा दर्पण जिसका परावर्तक दिशा उभरा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। माफ करिएगा, जिसका धंसा हो उसे अवतल कहेंगे, जिसका उठा है उसे उत्तल दर्पण कहेंगे। और यदि आपको अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का चित्र नहीं आता है तो हम आपको ऐसे ही बता देते हैं। देखिए, अवतल दर्पण का चित्र इस तरह से बना जाता है, इस तरह से बना रहता है अवतल का। और उत्तल का जो है आपका इस तरह का, लेंस का ही हम बता रहे हैं। लेंस अवतल लेंस का इस तरह से, उत्तल लेंस का इस तरह से। आप इसे कैसे याद कर सकते हैं, तो उत्तल को आप उठल समझ सकते हैं, मतलब जो उठा हो उभरा हो वह उत्तल हो जाएगा। और जो धंसा है अवतल हो, मतलब तल के अंदर है अवतल हो, वह धंसा है वह अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका जो दूसरा है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। यह आप याद रखिएगा कि यहाँ पे आपका अवतल दर्पण रहे या अवतल लेंस रहे, दोनों का फोकस दूरी ऋणात्मक रहेगी और उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक रहेगी। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट है कि अवतल दर्पण में बड़ा एवं छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। यह याद रखिएगा, आपको क्या याद रखना है कि अवतल में बड़ा एवं छोटा दोनों बनता है। ठीक है, लेकिन उत्तल में केवल छोटा बनता है, इसीलिए इसका उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के तौर पर करते हैं, ताकि पीछे से आने जाने वाली गाड़ियाँ साफ साफ समझ में आ सके। ठीक है, फिर आपका अंतिम जो पॉइंट है दिया गया, वह अंतिम पॉइंट आपका दिया गया है कि अवतल दर्पण में सीधा एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जिसे वास्तविक कहते हैं, और उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है जिसे काल्पनिक कहा जाता है। तो अभी आपने पढ़ा कि सीधा प्रतिबिंब किसमें बनता है, तो वह सीधा प्रतिबिंब बनता है क्या, तो उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, जिसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसे में आभासी प्रतिबिंब बनाया जाता है या किसे आभासी कहा जाता है, तो उत्तल दर्पण को। तथा किसमें सीधा व उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो उस अवतल दर्पण में सीधा तथा उल्टा दोनों प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए इसे वास्तविक कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यह भी पूरा हो गया, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर। यह कितना नंबर का पूछा जाएगा आपसे, तो यह 5 नंबर का एग्जाम में पूछा जाएगा। और आप यह एक बात याद रखें, आपका इस वर्ष अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या अवतल लेंस या उत्तल लेंस में अंतर जरूर पूछेगा। अगर नहीं पूछेगा तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अभी हम बात ही कर रहे थे उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस का, तो आपका आ भी गया उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर, जो कि आपका मोस्ट VVI प्रश्न है। यह आपका इस वर्ष पूछा जा सकता है। तो चलिए फटाफट से इसके भी अंतर को समझ लेते हैं।
तो पहला में उत्तल लेंस है, फिर दूसरा में अवतल लेंस है। तो पहला टॉपिक है कि वैसा लेंस जिसके बीच का भाग मोटा और शीर्ष का भाग पतला हो उसे उत्तल लेंस कहलाता है, और वैसा लेंस जिसका बीच का भाग पतला और शीर्ष का भाग मोटा हो उसे अवतल लेंस कहते हैं। तो अभी हमने आपको डायग्राम बताया उत्तल लेंस और अवतल लेंस का। चलिए आपको दोबारा बता देते हैं। उत्तल लेंस का परिभाषा क्या है कि बीच का भाग मोटा, अर्थात यह भाग आपका मोटा है, यह उत्तल हो गया। और अवतल में बीच का भाग जो है वह पतला और किनारा का भाग मोटा, यह हो गया आपका अवतल लेंस। ठीक है, तो आपका पहला टॉपिक हो गया कि उत्तल लेंस का बीच का भाग मोटा होता है तथा शीर्ष का भाग पतला होता है, और अवतल लेंस का बीच का भाग पतला होता है, शीर्ष का भाग मोटा होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके दूसरे पॉइंट की ओर। दूसरा पॉइंट है कि इसका फोकस दूरी धनात्मक होता है और इसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। अभी तुरंत हमने बताया कि उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी है या उत्तल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होता है, और अवतल लेंस या अवतल दर्पण का फोकस दूरी हमदम ऋणात्मक होता है। ठीक है, फिर तीसरा है पॉइंट कि उत्तल लेंस का आवर्धन क्षमता धनात्मक होता है और अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता ऋणात्मक होता है। तो आपको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि अवतल लेंस में फोकस दूरी और आवर्धन क्षमता दोनों ही ऋणात्मक होता है, और उत्तल लेंस में फोकस दूरी और आवर्धन क्षमता दोनों ही धनात्मक होता है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो उत्तल लेंस में वास्तविक तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और अवतल लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो यह प्रश्न आपका मोस्ट पे भी आई है, 5 नंबर का यह पूछा जाएगा। तो आपको इन पांचों पॉइंट को उतार देना है। हम चलते हैं अगले अंतर की ओर। हमारा अगला जो अंतर है यह है विद्युत चुंबक तथा अस्थाई चुंबक में अंतर। तो यह जो अंतर है आपको एग्जाम में कितने नंबर का पूछा जाएगा, चलिए इस अंतर को पहले समझ लेते हैं, फिर इसका बारे में बताएंगे। तो यह अस्थाई चुंबक होता है, अतः आसानी से चुंबक समाप्त हो सकता है, और अस्थाई चुंबक में आसानी से चुंबक तो समाप्त ना किया जा सकता है। विद्युत चुंबक में क्या है, तो यह अस्थाई चुंबक होता है, अतः आसानी से चुंबक तो समाप्त किया जा सकता है, परंतु आसानी से इसका चुंबक समाप्त नहीं किया जाता है, किसका, अस्थाई का। फिर इसकी शक्ति बदली जा सकती है, इसकी शक्ति निश्चित होती है। तो आपको हम बता दें, पहले टॉपिक को हम पढ़ लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। तीसरा नंबर है कि ध्रुवीयता बदली जा सकती है, विद्युत चुंबक की स्थायी चुंबक की ध्रुवीयता नहीं बदली जा सकती है। फिर है कि प्राय अधिक शक्तिशाली होता है, कौन, तो आपका जो विद्युत चुंबक है प्राय अधिक शक्तिशाली होता है, लेकिन अस्थायी चुंबक कमजोर होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इनको समझने इनके प्रत्येक पॉइंट को। तो इसका जो पहला पॉइंट है विद्युत चुंबक का, कि यह अस्थायी होता है, अतः आसानी से चुंबक तो समाप्त हो सकता है। यह कहना क्या चाह रहा है कि विद्युत चुंबक किसको कहते हैं, वैसा चुंबक जिसमें जब तक विद्युत को परवाह नहीं किया जाए तब तक उसमें चुंबक तो रहेगा, फिर जब प्रवाह को हम हटा देंगे तो उसका चुंबक तो समाप्त हो जाएगा, इसीलिए इसे अस्थाई कहते हैं। मतलब यह अस्थाई है, अस्थाई नहीं है। और अस्थाई चुंबक का नाम ही अस्थाई है, मतलब इसका चुंबक तो समाप्त नहीं होता है, यह हमेशा अस्थाई रहता है, इसको विद्युत से किसी प्रकार का मतलब नहीं रहता है। ठीक है, पहला पॉइंट समझ गया। दूसरा पॉइंट है कि इसकी शक्ति बदली जा सकती है, इसकी शक्ति निश्चित होती है। तो हम बता दें आपको कि जो विद्युत चुंबक है इसका जो शक्ति है वह फेरों पर निर्भर करता है। मतलब एक ठे विद्युत एक ठे लोहा है, उसमें हम पूरा लपेट दिए चुंबक को, और जितना उसमें हम फेरा लपेटेंगे उतना ही फेरा उसमें शक्ति होगी, शक्ति उसके फेरे पर निर्भर करती है, अर्थात इसकी शक्ति बदली जा सकती है। मतलब कम फेरे देंगे तो ये क्या कम
कम इसका शक्ति होगा, ज़्यादा फेरे देंगे तो इसका शक्ति ज़्यादा होगा, मतलब इसका शक्ति बदल सकती है। लेकिन इसका स्थायी चुंबक का जो शक्ति है वह निश्चित रहेगा, मतलब हर समय समान शक्ति पर ही यह काम करेगा। ठीक है। फिर यह प्रायः विद्युत चुंबक प्रायः शक्तिशाली होते हैं, लेकिन अस्थायी चुंबक कमजोर होते हैं। ठीक है। तो यह जो आपका अंतर है, यह आपको एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाएगा। इसीलिए इसमें 4 टॉपिक है, यह 4 पॉइंट है, यह 4 पॉइंट काफ़ी है, क्योंकि इसको 2 नंबर केवल आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। हम चलते हैं अगले अंतर की ओर। फिर आपका अगला एवं अंतिम अंतर है फिजिक्स का कि प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा में अंतर लिखें। तो चलिए फटाफट से इसे भी समझ लेते हैं, फिर इसको बताएंगे यह कितना नंबर का पूछा जाता है। तो इसमें धारा का मान एवं दिशा समय के साथ साथ बदलते रहता है। किसमें? तो प्रत्यावर्ती धारा में। लेकिन दिष्ट धारा में इसमें धारा का मान बदलता है लेकिन दिशा नहीं बदलता है। प्रत्यावर्ती में आपका दिशा समय के साथ बदल जाएगा और धारा का मान भी बदल जाएगा, परंतु दिष्ट में धारा का मान तो बदलेगा लेकिन दिशा नहीं बदलेगा। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है कि इस धारा को आसानी से उत्पन्न कर सकते हैं और इस धारा को कठिनाई से उत्पन्न करते हैं। मतलब कि आपका जो प्रत्यावर्ती धारा है उसे उत्पन्न करने में आसानी होती है, लेकिन दिष्ट धारा को उत्पन्न करने में कठिनाई होती है। फिर तीसरा है कि इस धारा को आसानी से डीसी में बदला जा सकता है, लेकिन और दिष्ट धारा में इस धारा को कठिनाई से डीसी एसी में बदला जा सकता है। तो हम आपको बता दें कि प्रत्यावर्ती धारा को एसी कहते हैं और दिष्ट धारा को डीसी कहते हैं, मतलब डायरेक्ट करंट। तो मतलब प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में आसानी से बदला जा सकता है, परंतु दिष्ट धारा को एसी अर्थात प्रत्यावर्ती धारा में बदलने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। फिर यह धारा डीसी की अपेक्षा अधिक घातक होता है, यह धारा एसी की अपेक्षा कम घातक होता है। मतलब आपका जो प्रत्यावर्ती धारा है वह दिष्ट धारा से घातक होगा, मतलब उसका जो पावर है वह ज़्यादा होगा, परंतु दिष्ट धारा का पावर प्रत्यावर्ती धारा से कम होगा। फिर आपका अंतिम पॉइंट है कि यह धारा चालक तार के सतह से प्रभावित होते हैं, यह धारा चालक तारा के बीच से प्रभावित होते हैं। तो यह थे आपके 5 अंतर फिजिक्स में जो मोस्ट वीवीआई अंतर है पूछे जाते हैं प्रत्येक वर्ष, यह थे 5। हाँ, आपको बताना भूल गया कि यह कितना नंबर का पूछा जाएगा। तो यह आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो आज की इस वाले वीडियो में हमने अंतर के बारे में समझा। कौन सा सब्जेक्ट? तो साइंस के खंड फिजिक्स का अंतर समझा। कितने अंतर को समझा हमने? तो 5 मुख्य अंतर को समझा तथा यह भी जाना कि कौन सा अंतर कितना नंबर का आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यदि आप इन 5 अंतर को याद कर लेते हैं तो इसमें से कम एक 2 नहीं तो एक तो कंफर्म 100% श्योर है कि लड़बे करेगा। तो आज के वाले वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। हम अगले वीडियो में केमिस्ट्री का लेके आएंगे या बायोलॉजी का लेके आएंगे, यह आपको कमेंट में बताना है। तो वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए या ना करिए, हमें हमेशा बोलते हैं लाइक करिए या ना करिए, परंतु अपने दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि हम वीडियो आपको जानकारी प्राप्त करने के लिए बनाते हैं। तो आप भी अपने दोस्तों को जानकारी प्राप्त करवाइए, भले इस वीडियो को लाइक करिए या ना करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फटाफट तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।